हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। कल की क्लास में हमने कुछ नाम जान लिए थे कि पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है, पीनियल ग्लैंड को क्या कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि को क्या कहा जाता है। अभी हम यहाँ पर जो डिस्कशन करने वाले हैं वहाँ पर हमारा आज की वीडियो का जो नया टॉपिक है वो है हार्मोन तथा ग्रंथि का कार्य, यानी कि फंक्शन ऑफ हार्मोन्स और ग्लैंड्स। ये जो ग्रंथियाँ हैं जिनके नाम हमने अभी पढ़े हैं उनमें से कौन कौन सी कुछ ग्रंथियाँ, उनका फंक्शन क्या है और वो कौन कौन से हार्मोन का निर्माण करती हैं, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स बनाती है। तो वैसे तो ये बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है, लेकिन जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। इसलिए यहाँ पर मैं दो के बारे में यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करने वाली हूँ। तो पहला आ जाता है हमारा ऑक्सीटोसिन। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या है? तो ये एक हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है। ठीक है, ग्लैंड है वो। पहला है ये डिलीवरी करवाता है, यानी कि फीमेल्स में डिलीवरी करवाने का काम करता है, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, इसी से फीमेल में लेबर पेन होता है, इसी हार्मोन के द्वारा होता है लेबर पेन। फीमेल्स में जो मिल्क का रिसाव होता है, ठीक है, मिल्क यानी दूध का जो रिसाव होता है, रिसाव वर्ड पे मैं इसलिए ज़्यादा ध्यान दिलवा रही हूँ आपका, क्योंकि रिसाव करवाने का काम, निर्माण करवाने का काम किसी और का है, किसी और हार्मोन का है, लेकिन मिल्क का रिसाव करने का काम ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है, जो कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड बनाती है। और जो लव हार्मोन भी इसी को कहा जाता है, लव हार्मोन भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका दूसरा हार्मोन है एडीएच। एडीएच बोला जा रहा है इसको, यानी कि इसको बोल रहे हैं एंटी डायबिटिक हार्मोन, यानी कि प्रतिमूत्रस्रावी हार्मोन, हिंदी में इसको ये बोला जाता है। और ये वाटर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि जल स्तर को निर्देशित करने का काम करता है ये वाला एडीएच हार्मोन। और ये कौन बनाता है? तो ये भी हाइपोथैलेमस ग्लैंड द्वारा बनाया गया एक हार्मोन है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बारे में। तो पीयूष ग्रंथि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है, यानी कि एनसीईआरटी के वैसे सो हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनाती है, लेकिन अब एनसीईआरटी में पीयूष ग्रंथि को लिया गया है तो हमें तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इसीलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है? तो वो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड्स करती है, यानी कि पीयूष ग्रंथि करती है। बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपके लिए इतने कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा और तीसरे पे आपको फोकस करना है, यानी कि जीएच, यानी कि ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन का निर्माण कौन करता है? तो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है? ये एक हार्मोन है और इसका निर्माण कौन करता है? तो आप बोलेंगे पीयूष ग्रंथि में के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। और ये जो फीमेल्स में दूध का निर्माण करने का काम ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, दूध का निर्माण करने का फीमेल्स में। और वहाँ पर रिसाव की बात कीजिए तो वो कौन कराता? ऑक्सीटोसिन कराता। ठीक है, और एनसीईआरटी में ये दो मेंशन्ड है, इसलिए इनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। अब आ जाते हैं पीनियल ग्लैंड के बारे में। पीनियल ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन्स का निर्माण कर रही है? पहला आ जाता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या है? ये सिकॉर्डियन लय, सिकॉर्डियन लय से क्या मतलब है? अब ये चीज़ क्या होती है? यानी कि सर्कैडियन रिदम, ठीक है, इसको इंग्लिश में सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, को निर्देशित करता है। कौन करता है? मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन, जो कि पीनियल ग्लैंड के द्वारा निर्माण किया गया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, आप मान लिया आप लोगों ने रोज़ सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ने की प्लानिंग की कि अब से हम बहुत हो गया, रोज़ 4 बजे उठेंगे, हमें डेली उठना है, हमें डेली पढ़ना है। तो आप क्या करते हैं? 4 बजे का लगाते हैं अलार्म बजता है, बड़ी मुश्किल से उठते हैं, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, फिर बहुत दिन बाद ऐसा लगता है आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस टाइम पे आपकी ऑटोमेटिकली आँख खुल जाती है अलार्म बजने से पहले, या फिर आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये आदत कितने दिनों में पड़ती है? ये एक अलग मुद्दा है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, 21 दिन में आदत पड़ जाती है। कोई भी आदत लगाने के लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं। तो उस टाइम पे ये जो अलार्म
ना बजने पर भी हमारी आँख खुल जाना उस टाइम पे, वो एक हमारी हैबिट में आ जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से ये एक अलार्म होता है, ठीक है। ये जो रिदम है, ये यानी कि सर्कैडियन रिदम, यही एक तरीके का अलार्म है जो कि हमें उस चीज़ की आदत डलवा देता है और हमारी 4 बजे आँख खुल जाएगी, चाहे अलार्म बजे या फिर ना बजे। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल के द्वारा, यानी कि इसको एक तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक भी कह सकते हैं आप, कि आपको 4 बजे उठना है, आपको किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्कैडियन रिदम आपको निर्देशित कर देता है। यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, यदि हम डेली एक ही समय पर अलार्म लगाएं और उठें तो फिर हमारी बॉडी में ये क्षमता होती है कि वह हमें बिना अलार्म के उसी समय उठने की आदत हो जाना और एक ही समय पर खाना खाना। यानी कि रात में अगर आप 9 बजे खाना खाते हैं, डेली खा रहे हैं, तो आपको 9 बजे भूख लगने लगेगी, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और किसी भी आदत को डालने के लिए 21 दिन काफ़ी होते हैं। अब आ जाते हैं थायराइड ग्लैंड यानी कि अवटु के बारे में, ठीक है। ये थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है और ये बॉडी की सभी केमिकल रिएक्शन जिसे क्या बोलते हैं, शरीर की उपापचयी दर बोलते हैं, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है, उसे मेंटेन करके रखती है। कौन करके रखती है? तो थायराइड ग्रंथि एक हार्मोन का निर्माण करती है थायरॉक्सिन नाम के, और ये क्या करती है, हमारे शरीर में बहुत सारी, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, बहुत सारी हो रही हैं, हमें पता भी नहीं उतनी हो रही हैं, तो उनको एक नाम दे दिया गया कि शरीर की उपापचयी दर है। वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारे शरीर के अंदर हो रही है ना, वो शरीर की उपापचयी दर है, ठीक है। यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट उनको कहा जा रहा है इंग्लिश में, और उसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है? थायरॉक्सिन कर रही है, ठीक है। यानी कि अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा हो गया तो वो सारी केमिकल रिएक्शन तेज़ी से होने लगेंगी, स्लो हो गया तो वो सारी केमिकल रिएक्शंस हल्के हल्के होने लगेंगी, यानी कि शरीर की जो उपापचयी दर है वो बढ़ जाएगी। उपापचयी दर है वो बढ़ जाएगी और घट जाएगी। इसे बॉडी का बीएमआर कंट्रोलर कहा जाता है, बीएमआर कंट्रोलर यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब यहाँ पर अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। तो लंगरहैंस की दीपिकाएं, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन चुका है सीटेट में कि लंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ, कौन सी ग्लैंड में या कौन सी ग्रंथि में पाई जाती हैं? तो आंसर बन गया था आपका अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज में, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नोट कर दिया है। अग्नाशय में पाई जाती हैं और ये अलग अलग कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। जो लंगरहैंस की दीपिकाएं होती हैं ना, वो अलग अलग कोशिकाओं यानी सेल्स का एक गुच्छा होता है, उसको लंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, और ये आपके पैनक्रियाज ग्लैंड में यानी कि अग्नाशय में पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, कई सारे सेल होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कुछ सेल यहाँ पर है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा या फिर डी सेल भी इसको बोल रहे हैं, ठीक है। और पीपी या फिर एफ सेल इसको बोला जा रहा है। एनसीईआरटी में जितनी मेंशन्ड है उनका डिस्कशन हम करेंगे, तो यहाँ पर अल्फा सेल और बीटा सेल के बारे में हम जानेंगे क्योंकि वही हमारी सिलेबस में है। तो जान लेते हैं अल्फा सेल क्या है। तो अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। अल्फा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। यही बीटा सेल क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन बनाती है। बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन बनाती है, जबकि अल्फा सेल जो है ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। अब ये जो ग्लूकागोन हार्मोन है ये क्या करता है? ये रक्त शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन कर रहा है, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन की बात की जा रही है, यही कर रहा है। इंसुलिन हार्मोन की बात की जाए तो ये रक्त शर्करा की मात्रा को घटाता है, यानी कि अगर इसने शक्कर की मात्रा यानी शुगर की मात्रा को हमारी बॉडी में रक्त शर्करा ब्लड शुगर को ज़्यादा कर दिया है, तो इसको पता लगा, इसने कहा इसने ज़्यादा कर दिया, ये कम करने का काम करेगा। यानी कि इंसुलिन हार्मोन जो है ये रक्त शर्करा ब्लड शुगर की मात्रा को घटाता है और इसी की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। यानी कि डायबिटीज़ किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन नाम के एक हार्मोन के द्वारा उसकी कमी से हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ये बढ़ा देगा लेकिन ये घटा नहीं पाएगा, इसीलिए ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, वही उसको डायबिटीज़ कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं एड्रेनल यानी कि अधिवृक्क ग्लैंड यानी ग्रंथि के बारे में। ये क्या है? ये भी शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है,
ठीक है, ये भी शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है और इसको 4S ग्लैंड कहा जा रहा था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था। 4S ग्लैंड क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि एक तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, दूसरा नंबर पर आ जाता है ये ऊर्जा का एक सोर्स है, तीसरे नंबर पर आ जाता है ये तनाव को कम करने का काम करती है, और चौथे नंबर पर आ जाता है ये आपके लैंगिक हार्मोन्स का भी निर्माण करती है। ठीक है, आपके लैंगिक हार्मोन्स का निर्माण कौन करता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। शुगर को कंट्रोल करने का काम भी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, ऊर्जा का ये सोर्स है, और तनाव को कम करने का काम भी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही किया जाता है। अब एड्रिनल ग्रंथि जो है आपकी एड्रिनल ग्लैंड जिसको बोल रहे हैं, वो कितने हार्मोन्स का निर्माण करती है? तो 2 हार्मोन्स जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहला आ जाता है आपका एड्रीनलिन, या फिर जिसको बोल रहे हैं एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इसके बारे में, इसमें जैसे आपको डर लग रहा है, फाइट है, आपकी फ्लाइट है, फाइट है, फियर है, करो मरो हार्मोन इसको बोला जा रहा है, वो सब आपका इस वाले हार्मोन के अंतर्गत होता है। आपको डर लगना, आपकी लड़ाई झगड़े हो जाना, और ये वाली जो चीज़ है यानी कि नॉरएड्रेनालिन या फिर नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, ये नॉर्मल करने का काम करती है। नॉर्मल करने का मतलब ये है, आप डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, उसके बाद आपकी बॉडी में एक टाइम के बाद नॉर्मल हो जाती है ना, तो वो इस हार्मोन के द्वारा नॉर्मल होती है। और इसके द्वारा क्या लगता है? आपको डर लगता है, आपको गुस्सा आता है, आप गुस्से में लड़ाई झगड़े करते हैं। अब आ जाते हैं गोनेड्स यानी कि जनांग। ठीक है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मेल्स की अगर बात की जाए, मेल्स एंड फीमेल, ठीक है, मेल्स में जो एक ग्रंथि होती है टेस्टिस, ठीक है, और फीमेल्स में होती है अंडाशय यानी कि ओवरी। ठीक है, जिसका पहला पॉइंट आ जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन। ये एक हार्मोन है और ये दोनों हार्मोन है। ठीक है, ये दोनों हार्मोन है, ये वाले दोनों भी हार्मोन है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो है ये हार्मोन है, और ये आ जाता है आपका फीमेल्स में अगर बात की जाए तो एस्ट्रोजन है, और यहाँ पे है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ये अब इस वाले का और इस वाले का काम लगभग एक ही होता है। ठीक है, ये नहीं सॉरी, इस वाले का और इस वाले का काम जो है लगभग एक ही होता है, और ये दोनों क्या करते हैं यानी कि टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों प्राइमरी लैंगिक गुणों को कंट्रोल करते हैं तथा द्वितीयक लैंगिक गुणों को कंट्रोल करने का काम भी यही करते हैं, तथा ये गुण मेल तथा फीमेल को डिफ्रेंशिएट करने का काम करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल को अलग अलग करने का, बताने का भी काम करते हैं। मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होती है, उनको अलग दिखाने का भी काम यही करते हैं। अब जो एक बचा था यानी कि प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन, यानी इसका काम क्या है? तो ये गर्भावस्था हार्मोन है। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी जो है इसी हार्मोन के द्वारा होती है। अब यहाँ पर हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। हमने वहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथियों के बारे में, हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन। तो प्रजनन कितना टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है, असेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। ठीक है, अलैंगिक, लैंगिक या फिर लैंगिक। ठीक है, इसमें अब अलैंगिक की अगर बात की जाए तो इसमें एक ही माता या पिता की ज़रूरत होती है, यानी कि माता पिता दोनों की ज़रूरत नहीं होती। जबकि लैंगिक की अगर बात की जाए तो इसमें दोनों की ज़रूरत होती है, यानी कि माता की भी ज़रूरत होती है और पिता की भी ज़रूरत होती है। जीवधारी आ जाते हैं इसमें, ह्यूमंस तो नहीं आएंगे इसके अंदर। माता या पिता का क्लोन होता है। ठीक है, और इसमें जीवधारी में माता पिता के अंदर अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इनसे जो भी नई चीज़ बनेगी, ठीक है, अब वो नया जीव जो भी होगा वो बनेगा, तो वो क्या बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा। यार माता से बना है तो माता की तरह होगा, पिता से बना है तो पिता की तरह होगा, दोनों की ज़रूरत है नहीं इसीलिए। और इसमें क्या होता है, जीवधारी में माता पिता में अंतर देखने को मिलता है। जो जीवधारी बनता है, अब आप लोग हैं तो हम लोग बिल्कुल अपने माता पिता से नहीं मिलते, हमारे गुण जरूर मिलते हैं लेकिन हम हूबहू उनके जैसे तो नहीं दिखते हैं ना, इसलिए अंतर देखने को मिलता है, जबकि इसमें अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो पहले आ जाते हैं आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट आ जाता है आपका द्विविभाजन द्वारा। ठीक है, बाइनरी फिशन। तो
अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना द्विविभाजन द्वारा नए अमीबा बनाते हैं, पैरामीशियम और यूग्लिना बनाते हैं। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की अगर बात की जाए तो वो क्या करते हैं, कौन सा प्रजनन करते हैं, तो वो आ जाएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि अलैंगिक प्रजनन करते हैं। कौन सा करते हैं, तो द्विविभाजन द्वारा करते हैं। अब आ जाता है आपका मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि बहुविभाजन। बहुविभाजन क्या होता है, एक पेरेंट से बहुत सारे बन गए। अमीबा से एक ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक से बहुत बन गए। अब ये मान लिया एक कोई है, अब इसने क्या किया, इस तरीके से भरते चले गए, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। फिर उसके बाद ये इनको ऐसे निकाल दिया, तो एक से कई सारे बन गए। इसको बोल रहे हैं हम मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि बहुविभाजन, एक पेरेंट से बहुत सारे का बन जाना। ठीक है, अब आ जाती है बडिंग यानी कि मुकुलन। इस पर ये सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन भी बन चुका है सीटेट में। बडिंग को बोलते हैं मुकुलन। ठीक है, ये कौन करता है, हाइड्रा करता है, और खमीर यानी कि यीस्ट करता है। हाइड्रा और यीस्ट में देखने को मिलती है आपकी मुकुलन। इसको क्या करते हैं, मान लिया ये है कुछ जीव है, हाइड्रा है या फिर खमीर है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ऐसे करके बडिंग निकलेगी इसमें से, फिर ये इसको अलग कर देगा, फिर ये अलग आ जाएगी, फिर ये इस तरीके से बन जाएगा। इस तरीके से बडिंग यानी कि मुकुलन की क्रिया होती है। अब यहाँ पर आ जाते हैं विखंडन। अभी विखंडन कौन करता है, विखंडन करने का काम करता है शैवाल। पांचवा आ जाता है बीजांड निर्माण। बीजांड निर्माण कौन करता है, कवक और जीवाणु करते हैं। कवक और शैवाल अलग अलग काम कर रहे हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कवक और शैवाल का नाम मोस्टली साथ साथ आता है, इसलिए विखंडन की बात की जाएगी तो शैवाल है, और बीजांड निर्माण का अगर बात की जाएगी तो वहाँ पर कवक आ जाएगा और उसके साथ जीवाणु भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, अब आ जाता है आपका कार्याजक जनन। कार्याजक जनन क्या होता है, ये जैसे कि रोज़ है, एप्पल है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, बनाना है, लीची है, ईटीसी है, इन सब के जो पेड़ वगैरह होते हैं आप उनको फूल के पार्ट को छोड़ के, फ्लावर के पार्ट को छोड़ करके कहीं से भी काट करके लगा देंगे तो आपको नया प्लांट वहाँ पे मिल जाएगा। ये क्रिया कहला रही है कार्याजक जनन। अब आ जाता है रीजनरेशन यानी कि पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण से क्या मतलब है, छिपकली देखी आपने, सभी ने देखी होगी। तो अगर छिपकली के पीछे से पूंछ काट दी जाए तो वो क्या करती है, अपनी पूंछ का दोबारा से निर्माण कर लेती है। यही बात यहाँ पर समझाई गई है। ठीक है, लेकिन क्या वो दोबारा से एक नई छिपकली बना सकती है, नहीं बना सकती। यानी अगर हम छिपकली को आगे से मुंह की साइड से काट दें तो क्या वो बना पाएगी दोबारा से, नहीं बना पाएगी। पूंछ का निर्माण तो कर सकती है, लेकिन एक नए जीव का निर्माण नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो पुनर्निर्माण की बात की जा रही है, पूरी बॉडी रीजनरेट कर सकता है। कौन कर सकता है, प्लेनेरिया कर सकता है। ठीक है, प्लेनेरिया इस तरीके का होता है, वैसे डायग्राम में पता नहीं चलेगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। प्लेनेरिया कर सकता है, और इसे कहीं से भी काट दो ये दोबारा से बन जाएगा, मतलब पूरा जीव ही बना डालेगा। आगे से काट दो, बीच से काट दो, पीछे से काट दो, कहीं से भी काट दो, ये दोबारा से पूरे जीव का निर्माण कर लेगा। प्लेनेरिया कर सकता है। छिपकली से पूंछ का निर्माण कर सकती है और नए जीव का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, एंड कमेंट सेक्शन में आकर के ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।